आज की कहानी 3 कैदियों के जेल से फरार होने की कहानी है। और वो कैदी कोई आम कैदी नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के 3 जवान। और वो भी किसी आम जेल से फरार नहीं होते, बल्कि पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल से फरार होते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 1971 में। 1971 हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। उसी समय बांग्लादेश भी बना। कहानी की शुरुआत 1971 में होती है। 1971 जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, उसी दौरान बांग्लादेश बनता है। और इसी जंग के दरमियान शुरुआती हिस्से में एक भारतीय जवान जिसका नाम DS जाफा होता है, वो भारतीय विमान को लेकर, भारतीय लड़ाकू जहाज़ से वो पाकिस्तानी सरहद में क्रॉस कर जाता है। और क्रॉस करने के बाद फिर वो पाकिस्तान के लाहौर के इलाके में आसमानों पर गर्दिश करता है। उसी बीच वहाँ पर तैनात पाकिस्तानी फोर्सेस, जिन्होंने हिंदुस्तानी लड़ाकू जहाज़ पर हमला किया, और DS जाफा अपनी सीट के नीचे की बटन को दबाते हैं और पैराशूट खुलता है और वो जहाज़ छोड़कर आसमानों में उड़ जाते हैं और बाकी जहाज़ वहाँ पर क्रैश कर जाता है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी फोर्सेस के ज़रिए उन्हें खोजा जाता है, जबकि DS जाफा वहाँ से कुछ दूर, लाहौर के कुछ दूर एक सन्नाटे इलाके, एक गांव की तरफ, जहाँ पर पैराशूट से लैंड करते हैं और वो एक अनजान जगह, उस अनजान जगह में जाते हैं। और जाने के बाद फिर वहाँ की पब्लिक, जो कि ये समझ चुकी थी कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, और पाकिस्तानी आर्मी समझने की वजह से वो पब्लिक उस DS जाफा के ऊपर टूट पड़ती है। यहाँ तक कि उनके सारे कपड़े और उनके पास जो भी चीज़ मौजूद थी, वो सब कुछ पब्लिक वहाँ की छीन लेती है। उसके बाद कुछ ही देर में, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस जो कि DS जाफा लैंड किए तो उन्हें खोज ही रही थी, कुछ देर के बाद पीछा करते हुए पाकिस्तानी फोर्स के जवान उस गांव में पहुंच जाते हैं। और गांव में पहुंचने के बाद फिर DS जाफा को गिरफ़्तार करते हैं। पाकिस्तानी आवाम से छुड़ाकर फिर वो DS जाफा को पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान रावलपिंडी जेल लेकर आते हैं। रावलपिंडी जेल में उन्हें कैद किया जाता है। और उस वक्त वहाँ के जो जेलर थे, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना के ऑफिसर के ख़ास आदमी थे और कुछ कंट्रीब्यूशन वायुसेना में उनकी भी थी, जिनका नाम महमूद हसन था, वो उस रावलपिंडी के जेलर थे। उसके बाद फिर महमूद हसन, क्योंकि उस वक्त क्रिसमस आया और उस जेल में, रावलपिंडी की जेल में कई क्रिश्चियन कैदी भी थे, महमूद हसन उस जेल में आते हैं और अपने कैदियों से मिलते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं। और उसके बाद उसी दौरान इन लोगों से भी मुलाकात होती है, काफ़ी अच्छे से बात होती है, काफ़ी अच्छा रवैया रखा जाता है। और ये मशहूर हो चुका था हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के कुछ जवानों को गिरफ़्तार किया है, लेकिन उनके साथ काफ़ी अच्छा रवैया रखा जा रहा है। और वाकई में उस दौरान पाकिस्तान के स्टाफ ने, पाकिस्तान के जेल स्टाफ ने हिंदुस्तान के जो आर्मी जवान थे उनके साथ काफ़ी अच्छा रवैया रखा था। अब उसके बाद DS जाफा थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और रावलपिंडी की जेल में जब मुलाकात होती है जेलर से, काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ होता है उनका और काफ़ी अच्छी बातचीत होती है। फिर उसके बाद फिर शाम को प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो गिफ्ट देना था, देने के बाद फिर जेलर चले जाते हैं। उसके बाद सारे कैदी अपने अपने लॉकअप में जाते हैं, अपनी अपनी सेल में जाते हैं। लेकिन जिस सेल में DS जाफा को रखा गया था, सेल नंबर 5 रावलपिंडी जेल, उस सेल में 3 और भारतीय कैदी भी बंद थे। और 3 कैदी भारतीय वायुसेना के, वो 3 भी जवान थे, वो तीनों भारतीय वायुसेना के जवान, और प्लस DS जाफा भी भारतीय वायुसेना के जवान। उस बीच भारत ने भी कई ऐसे पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को पकड़ा था, और पाकिस्तान ने भारतीय कई आर्मी फोर्सेस के जवानों को पकड़ा था। ये सब उस वक्त चल रहा था। अब DS जाफा जिस वक्त जेल में जाते हैं, उस वक्त वहाँ पर 3 कैदी जो मौजूद होते हैं, जिनमें से एक का नाम दिलीप पारोलकर, दूसरे का नाम हरीश सिंह और तीसरे का नाम मलवेंद्र था। ये तीनों कैदी एक ही सेल में, और उसके बाद फिर उनके में एंट्री होती है DS जाफा की। अब ये चारों कैदी एक ही सेल में बंद होते हैं। अब उनमें से एक कैदी, जिनका नाम दिलीप पारोलकर था, वो कहते हैं कि हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए।
क्योंकि जब भी वायुसेना और आर्मी की, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि जब भी आप दुश्मन की कैद में पहुंच जाएं तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप वहां से भागने की कोशिश करें, वहां से फरार होने की सारी तरकीबें लगाएं, और ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। अब उसके बाद दिलीप पारोलकर जब अपने बाकी साथियों से कहते हैं कि जेल से भागना चाहिए, तो बाकी 3 कैदी में से 2 कैदी तैयार हो जाते हैं, एक कैदी तैयार नहीं होता, जिसका नाम DS जाफा था। DS जाफा ये उम्मीद लगाए थे कि क्योंकि जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क की आर्मी के स्टाफ को पकड़ता है तो बदले का मामला होता है। यानी अगर भारत पाकिस्तान के कुछ आर्मी फोर्सेस के जवानों को पकड़ा है तो पाकिस्तान जितने आर्मी फोर्सेस के भारतीय जवानों को पकड़ा है, ये इन लोगों में बदली होती है। यानी आप हमारे 4 आदमी छोड़िए, हम आपके 4 आदमी छोड़ते हैं। जंग ख़त्म होने के बाद ये एक रूल होता है। अब उसके बाद फिर जब वो इस DS जाफा इस उम्मीद में रहते हैं, लेकिन बाकी जवान जो होते हैं वो भागने की तैयारी में राज़ी हो जाते हैं भागने के लिए। अब उसके बाद दिलीप पारोलकर प्लान बनाता है, क्योंकि उस वक्त उनके पास पाकिस्तान का नक्शा भी था। इस जेल में जहां इन चारों कैदियों को रखा गया था, इस जेल का कुछ नक्शा इस तरीके से था कि जेल का ग्राउंड और उस ग्राउंड के बीच में जिस तरीके से सेल होती वो सेल थी। सेल की दीवार के बाहर जो एक वो ग्राउंड पड़ता था, एक दीवार की बाउंडेशन के बाद जो जगह थी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स की ऑफिस थी, जहाँ से लोगों को रोज़गार दिया जाता था, पाकिस्तानी एयरफोर्स में ज्वाइन कराया जाता था। अब ये नक्शा क्योंकि पहले से इंडियन आर्मी के उन जवानों के पास पहले से देखा हुआ था, तो वो प्लान बनाते हैं कि अगर हमको भागना होगा तो यहीं से हम लोगों की एक रास्ता है। उसके बाद फिर जब उस एयरफोर्स के ग्राउंड को, उस एयरफोर्स के ग्राउंड को क्रॉस करने के बाद जो रोड आता है वो माल रोड आता है। ये इस तरीके से नक्शा होता है। अब ये प्लान लगाते हैं कि पहले सेल में किसी तरीके से सेंध मारी जाए, सेंध काटी जाए, जहाँ से हम वापस उस जगह पे पहुँच सकें। अब जंग जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो शुरू हुई थी वो 3 दिसंबर 1971 में हुई, और 3 दिसंबर के बाद लगभग 5 दिनों के बाद DS जाफा पकड़ाए हुए थे। DS जाफा के पकड़े जाने के बाद लगभग 10 से 9 दिन के बाद 9 दिन के बाद फिर ये जंग रुक चुकी थी। अब जंग रुकने के बाद फिर ये हो रहा था कि अब शायद अदला बदली हो, वो हमारे आर्मी फोर्सेस के जवान को छोड़ें, हम उनके जवानों को छोड़ें, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी हुई थी। अब उसके बाद जो भी वहाँ के ऑफिसर्स थे, जेल के स्टाफ थे, वो काफ़ी निगरानियाँ करते, और इसी बीच जेल के जो 4 कैदी जो भारतीय जवान थे, उनमें से 3 कैदी जेल से फरार होने की सारी तरकीबें लगा रहे थे। अब होता यह है कि जेल में सेंध किस तरीके से काटी जाए, तो सेंध काटने के लिए उनके पास औजार नहीं था। तो उस वक्त उन जेल में एक बच्चा जो कि उनके साथ एक थम्स अप और इस तरीके की जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती वो लेकर आया करता था, लेकिन उसका मामला ये था कि वो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलता नहीं था। वो एक सुज्जे से एक सुई नुमा मोटी कील जो उससे छेद किया जाता था उस ढक्कन में, और उसके बाद फिर वहाँ से स्ट्रॉ डाल के यानी पाइप डाल के वो कोल्ड ड्रिंक पिया जाता था। जब भी वो ठंडा लेकर आता जेल में, छोटा लड़का, नाबालिग लड़का जिसके ज़रिए जेल में ठंडा वगैरह जब ऑर्डर होता तो दिया जाता, तो वो देने के लिए वो सुज्जा लेकर जाया करता था। और इसी बीच जब वो पहुंचा, उसके बाद जो दिलीप पारोलकर जो ऑफिसर थे, उन्होंने वो सुज्जा अपने पास रख लिया, वो सुई का जो मोटा हिस्सा वो अपने पास रख लिया। उसके बाद बच्चा पूछता है कि कहाँ है वो, तो बोले गायब हो गया, वो नहीं मिल रहा है, और वो भी नज़रअंदाज करके फिर वो चला जाता है। इस तरीके से वहाँ पे जो बर्तन उनके खाने पीने के लिए मिलते, वो खाने पीने के बर्तन को औजार बनाया करते। वो सब कुछ करने के बाद अब उनके पास अच्छे खासे औजार इकट्ठा हो चुके थे, जिनसे वो धीरे धीरे खुदाई का काम शुरू कर रहे थे। इस बीच जो उनको बेड मिला था, जो चौकी मिली थी, वो बेड के नीचे से एक कैदी लगातार खुदाई पे लगा होता। जब वो बाहर आता तो दूसरा जाता, दूसरा आता तो तीसरा जाता। इस तरीके से वहाँ पे खुदाई होने लगी, और ये दिन फिक्स किए थे कि किस दिन हम लोगों को यहाँ से फ़रार होना है। वो तारीख़ थी 14 अगस्त, बल्कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को वहाँ से फ़रार होने का इन लोगों का प्लान था।
अब ये धीरे धीरे खुदाई करते हैं, करते करते एक सुराख बन जाता है जो कि इस दीवार से उस पार नज़र आता है। अब उसके बाद ये करते हैं तो अब जब रोशनी आने लगती है, रोशनी पे अब ये डर जाते हैं कि अभी भागने के लिए तो वक्त है, तो अभी कोई किसी की नज़र, अगर बाहर से किसी की नज़र पड़ गई इस सुराख पे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो फिर वो कुछ जुगाड़ लगाते हैं, और जुगाड़ ये लगाते हैं कि रोशनी उस तरफ ना जाए, इसलिए वो उस जगह पे कपड़ा ठूस देते हैं। कपड़ा ठूसने के बाद अब वो एक मरतबा बच चुके थे। दूसरी मरतबा ये होता है कि वो कपड़ा अंदर जाके बाहर की तरफ निकल जाता है, यानी वो कोई बिल्ली या फिर कोई चूहा उस कपड़े को खींचता है और वो बाहरी हिस्से में लटकने लगता है उस सुराख से। अब उसके बाद ये लोग फिर डर जाते हैं कि कहीं बाहर तक कोई देख ना ले, ये घबराए घबराए उस सेल में बंद होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद के पता चलता है कि एक बिल्ली आई और वो कपड़े को खींच कर लेकर चली गई। अब उनके लिए आसानी हुई और उसके बाद दूसरा कपड़ा वो वहाँ पर ठूस के उस जगह को बंद कर देते हैं। अब कुछ दिन बाद इस तरीके से जब छोटा सुराख था फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब इसी बीच रात में वहाँ पे वो क्या करते थे कि उस जगह पर जो बल्ब लगा होता था उस बल्ब को वो फ्यूज़ करवा देते थे, जानबूझ के उसे फ्यूज़ करवाते, क्योंकि फिर दोबारा से उस जगह पे बल्ब लगने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता। क्योंकि इसके बाद अपने बड़े ऑफिसर के पास जाते, बताते यहाँ से इस बल्ब नहीं है, ये बल्ब नहीं है, वो बल्ब नहीं है, सब कुछ बताने के बाद तब पास होता है, तब फिर वो सेल में जाके बल्ब लगता था। इस तरीके से वो अपने दिमाग को लगाते गए। और उसके बाद इसी बीच एक वहाँ पे जो ऑफिसर था वो आया और देखता है सेल में कि सिर्फ 3 लोग हैं, एक लोग गायब है। ये देखने के बाद वो सीटी मारता है। सीटी मारने के बाद अपने बड़े ऑफिसरों को बुलाता है और उसके बाद फिर ये कहता है कि इस सेल में सिर्फ 3 ही लोग हैं, जो कि होने चाहिए 4, मैंने देखा कि 3 ही लोग हैं। अब उसके बाद तब तक जब तक वो ऑफिसर आते तब तक एक जो नीचे चौकी के नीचे सुराख कर रहा था, बड़े होल को बड़ा कर रहा था, वो वापस से आता है, उसी चौकी पे सो जाता है। अब उसके बाद फिर आला अफसरान आते हैं, जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि चारों के चारों यहीं मौजूद हैं। उसके बाद अब लेकिन ये लोग डर चुके थे कि हो सकता है कि अब सेल की पूरी जांच पड़ताल हो और हम लोग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन जांच पड़ताल हुई नहीं, बस ऊपरी ऊपरी देखा गया। उसके बाद दरबान को बोला गया तुम कैसे देखते हो, तो बताया कि अंधेरा था इसलिए देख नहीं पाया। और इस तरीके से फिर आगे जाके ये कार्रवाई फिर आगे बढ़ाते हैं ये लोग, अपना सुराख उसके बाद बड़ा करते हैं। लेकिन सुराख वक्त से पहले बन जाता है, यानी 14 अगस्त से पहले, यानी 12 अगस्त को ये सुराख पूरा कंप्लीट हो चुका था। और उसी बीच इतनी तेज़ आंधी और बारिश आई कि इन लोगों को लगा कि बल्कि 14 अगस्त को नहीं बल्कि आज ही फ़रार हो लिया जाए, क्योंकि वक्त अच्छा है, शोर शराबा मच रहा है, इसी बीच हम लोग निकल सकते हैं। अब उसके बाद इन लोगों का प्लान जब थोड़ा मजबूत हो गया, अब इनमें से एक जो कैदी DS जाफा थे वो फ़रार होने के लिए तैयार नहीं थे, बाकी 3 लोग जो थे वो तैयार हो चुके थे। अब ये लोग धीरे धीरे उस सुराख से बाहर निकलते हैं। और इससे पहले इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे जो 2 नंबरी काम होता है कि जेल में सेलफ़ोन पकड़ा दिया जाए, बाकी तरीके से जो भी गैर कानूनी चीज़ जो कि जेल में अलाउ नहीं होती वो भी चीज़ जेल में पहुँच जाती है। वो जो गिरोह होता है उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें सिर्फ एक कुर्ता और पैजामा चाहिए हमारे साइज़ का, 3 चाहिए और तीनों हम लोगों को ज़रूरी है, फ़लाँ तारीख तक हम लोगों को चाहिए। तो वो गिरोह जो होता है उसके बाद फिर उन्हें कुर्ता पैजामा वहाँ पे मुहैया करा देता है। ये इसलिए था कि हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो पहनेंगे तो आम लोगों की तरह लगेंगे, अनजान नहीं लगेंगे। अब उसके बाद ये कपड़ा वपड़ा सब लेकर जेल से फ़रार होते हैं, फिर उस आर्मी के कैंपस में जाते हैं जहाँ से एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर मान लीजिए या फिर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ से दी जाती है उस जगह पे जाते हैं। फिर वो दीवार को फांदते हैं, दीवार फांदने के बाद फिर माल रोड पे पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि फिर वहाँ पर एक रावलपिंडी की बस जा रही थी, जो कि वो कंडक्टर जो था वो आवाज़ लगा रहा था रावलपिंडी की। तो वो उस बस में जाते हैं, उस बस में बैठने के बाद फिर रावलपिंडी पहुँचते हैं। रावलपिंडी पहुँचने के बाद फिर वो वहाँ से कुछ ही मील की जगह जो बची थी उनसे वो क्रॉस करते हैं और वो फिर इंडिया बॉर्डर पहुँच जाते हैं और इंडिया में दाखिल हो जाते हैं। वो जिन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, जिनके ज़रिए उन्हें इंडिया बॉर्डर क्रॉस करना था, उन्हीं का इंतज़ार में वो लोग वहाँ पर खड़े थे। इस बीच काफ़ी लोग जो कि कंडक्टर जो उस बस का था वो इनसे बातें करने की कोशिश करता है, ये लोग बात करते हैं। लेकिन इन्हें शक हो गया था कि कंडक्टर को हम लोगों पे शक हो गया है कि हम लोग पाकिस्तानी नहीं। वो इसलिए
कि कंडक्टर कुछ देर तक इनसे उर्दू में बात करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो इंग्लिश में बात करने लगता है। ये शक इन लोगों को हो गया कि शायद कंडक्टर समझ गया कि हम लोगों को पाकिस्तानी हम लोग नहीं हैं, हम लोग कहीं और से आए। ये लेकिन इन लोगों को अभी शक ही हुआ था, अभी कंफर्म नहीं हुआ था। ये इसी सोच में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में एक आदमी जो कि इन्हें रोकता है, आवाज़ लगाता है। ये पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हम लोग फ़लाँ जगह जा रहे हैं। तो पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो बताते हैं कि हाँ हम लोग पाकिस्तानी। लेकिन फिर वो कहता है आप जा कहाँ रहे हैं, तो वो एक ऐसे स्टेशन का नाम बताते हैं कि हम फ़लाँ स्टेशन पे जा रहे हैं, हमको फ़लाँ स्टेशन से फ़लाँ ट्रेन पकड़नी है और उस ट्रेन को पकड़ने के बाद फ़लाँ जगह जाना है। अब उसके बाद ये सुनते ही वो आदमी समझ गया कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं। अब वो क्यों समझ गया, उसकी वजह ये थी कि वो जो स्टेशन का नाम इन्होंने बताया था, वो स्टेशन इस जंग से पहले ही बंद हो चुका था। यानी जब ये इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली जंग शुरू हुई, उससे पहले ये स्टेशन बंद हो चुका था। अब ये इन्हें नहीं पता था, इस वजह से फंस गया। उसके बाद तुरंत ही वो फ़ोन करता और बाकी ऑफिसर्स को बुलाता, वो पकड़ लेता है। क्योंकि वो जो आदमी था, वो आदमी वहाँ के तहसीलदार का राइट हैंड था, यानी वहाँ के तहसीलदार का मेन आदमी था। और वो उसके बाद ऑफिसर्स को बुलाता है, लोकल पुलिस को बुलाता है, पकड़वाता है, उसके बाद पूछताछ करवाता है। पूछताछ में जो कि ये जो दिलीप पारोलकर थे, ये कुछ बताते नहीं। वो कहते हैं नहीं हम लोग पाकिस्तानी हैं। अब उसके बाद ये पूछने के बाद फिर वो कहते कि अच्छा महमूद हसन फ़लाँ ऑफिसर हैं जो कि एयरफोर्स के फ़लाँ के करीबी हैं और रावलपिंडी जेल में ये जेलर हैं, लीजिए उनका नंबर लगा के दीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि हम लोग पाकिस्तानी ही हैं। अब उसके बाद फ़ोन लगाया जाता है महमूद हसन को। महमूद हसन फ़ोन उठाते हैं और इधर से जो दिलीप पारोलकर होते हैं वो फ़ोन उठाते हैं और बात करते हैं। वो सारी बातें सच सच बता देते हैं कि हम लोग जेल से फ़लाँ जेल से फ़रार हुए और फ़लाँ जेल से यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने हमें पकड़ लिया है, आप इनसे बात करिए और हम लोग वापस आने के लिए तैयार हैं। अब उसके बाद फिर वो ऑफिसर से महमूद हसन बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो तीनों अपने आदमी हैं, उन्हें कायदे से बिठा कर रखिए, खातिरदारी करिए, लेकिन उन्हें जाने भी मत दीजिए। अब उसके बाद वो ऑफिसर इनकी खातिरदारी करता है और वहीं दूसरी तरफ जेल के ऑफिसर्स को अभी नहीं पता होता कि यहाँ से 3 कैदी फ़रार हो चुके हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलने के बाद अब वो अलग ही षड्यंत्र रचने लगे थे। होता ये है कि जब उन्हें पता चला कि 3 कैदी फ़रार हो गए, 1 कैदी बच गया, तो वो अपना दामन साफ़ करने के लिए, अपने दामन पे छींटा ना लगने के लिए वो प्लान ये बनाते हैं कि ऐसा करते हैं, ये जो चौथा ऑफिसर बचा है इसे मार देते हैं और ये कहते हैं कि 3 कैदी फ़रार, 4 कैदी फ़रार होते हैं, जिनमें से 3 फ़रार होने में कामयाब हो गए और 1 को हमने ढेर कर दिया। अब ये सारी बात DS जाफ़ा सुन रहे थे, जिन्हें मारने की प्लानिंग वहाँ के लोकल स्टाफ, जेल के लोकल स्टाफ बना रहे थे। अब उसके बाद DS जाफ़ा ये समझ चुके थे कि अब उनका आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है। इसी बीच उस जेल के स्टाफ को जेलर महमूद हसन का कॉल आता है और जेलर कॉल करने के बाद पूछता है कि कितनी कैदी फ़रार हुई। तो पहले तो वो छिपाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद महमूद हसन सबका नाम ले लेके बताते हैं। अब उसके बाद जब उनको क्लियर हो गया कि आला अफसरान तक ये बात पहुंच चुकी है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है, ऐसा है कि 3 कैदी मिल चुके हैं, उन्हें हम लोगों ने पकड़ लिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर ये DS जाफ़ा की जान बच जाती है और इस तरीके से वापस से इन्हें रावलपिंडी जेल लेकर आ जाया जाता है। उसके बाद लगभग 3 महीना गुजरता है। 3 महीना गुजरने के बाद पाकिस्तान में सरकार बदली होती है और बिलावल भुट्टो की सरकार आती है। बिलावल भुट्टो की सरकार आने के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच मुआहदा होता है कि आप हमारे कुछ कैदी छोड़िए और हम आपके कुछ कैदी छोड़ें। इस मुआहदे पे उसके बाद जाकर फिर ये 3 कैदी, जो कि 3 महीने के बाद ही, यानी जब ये दोबारा से पकड़ा है उसके 3 ही महीने बाद ये लोग वापस से भारत आ चुके थे। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।